चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज भी हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हालांकि जो ये टॉपिक आपको दिख रहा है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्या बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके सिलेबस में था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज स्किप कर देता, इसीलिए मैंने पहले से लिख दिया है और जल्द से समझा देंगे, बस इतना ही टॉपिक है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक स्टार्ट है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आप नोट करके लिख लीजिए, 90% प्रोबेबिलिटी है वो आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद पार्टीशन फंक्शन है, ये तो आता ही आता है। मतलब दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के ही लेक्चर में हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड पार्टीशन फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर टिक लगा लीजिए। चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक के बारे में ये क्या कहता है। थोड़ा तेज स्पीड से करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या था। सब लोग चैट सेक्शन में बताओ, तैयार हो सब लोग पढ़ने के लिए, हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिएगा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ए नेचुरल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो यार, नेचुरल प्रोसेस बोला जाए या इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाए, बात एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए पानी का गिरना, नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक क्रिया है ये। क्या ऊपर से नीचे गिर रहा है फिर नीचे से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। फूल का मुरझा जाना, मुरझा गया फिर से खिलेगा? नहीं खिलेगा। फूल का कली से फूल बनना, फूल बन गया फिर से कली नहीं बनने वाला। इरिवर्सिबल है ये, फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस होता ही नहीं, मतलब फिर से इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकता। ये सिर्फ पॉसिबल है हम लोगों द्वारा जो बनाया गया प्रोसेस होता है, ये रिवर्सिबल में हो सकता है। जैसे हमने लोहे की राड से कोई हथियार बना दिया, लेकिन उसको फिर से पिघला के लोहे की राड बनाई जा सकती है, बट जो नेचुरली होती है वो इरिवर्सिबल होती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर नेचुरल प्रोसेस ऑलवेज अकर इन डायरेक्शन इन विच द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। जिधर यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी आपने पढ़ा अभी, तो जिधर यूनिवर्स की एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? कलेक्शन ऑफ रैंडमनेस। तो जिधर एंट्रोपी बढ़ती है उधर ही ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उधर ही इसका डायरेक्शन होता है। मतलब इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज। और रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो जो एंट्रोपी होती है वो अनचेंज रहती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें कि जिधर भी यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता जाएगा उधर ही इसका डायरेक्शन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का। मतलब डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये निगेटिव नहीं होता, या तो बड़ा होगा 0 से या तो इक्वल होगा। स्टैटिस्टिकली हम बता सकते हैं क्योंकि हमने प्रूव किया एस बराबर के लॉग ओमेगा। आई बटन में लिंक मिल रहा है, आपने इसका प्रूफ देखा था, बहुत बढ़िया से पढ़ा कि प्रूव दैट एस बराबर के लॉग ओमेगा हमने बहुत बढ़िया से कराया, आप जाकर देख सकते हैं। Therefore, when entropy increases, the thermodynamic probability omega also increases. Yes, increase होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल में है, एंटी प्रोपोर्शनल तो है नहीं, यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है नहीं। तो यहां पर बताया जा रहा है स्टैटिस्टिकल इन ऑल नेचुरल प्रोसेस द चेंज इन द सिस्टम अकर सच दैट इट टेक द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मतलब जो चेंज इन सिस्टम होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में प्राप्त होगा। सेम चीज यही बताया जा रहा है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल अप्रोच इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, सभी नेचुरल प्रोसेस में द सिस्टम इज इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उधर सिस्टम का जो प्रोसेस होगा, प्रोबेबिलिटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम है तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा सिस्टम का वो हमारे अकर होगा। बस इतना ही कहा जा रहा है और कुछ कहा ही नहीं जा रहा। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसको हमें पढ़ना है, समझना है, एक एक पॉइंट का डेरिवेशन करके सॉल्व करना है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर लिखना चाहे इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्वेश्चंस किस प्रकार इस पे पूछे गए हैं वो पहले देख लेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सिंपल भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता भी है, नंबर्स बढ़िया मिलेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है ये ध्यान देंगे कि स्टेट एंड प्रूफ बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलग है, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलग है। अगर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखना हो तो आप सर्च कर लेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, आपको मिल जाएगा, ठीक, या फिर प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। तो स्टेट एंड प्रूफ बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमें बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टेट मतलब उसकी डिफिनेशन देनी है एंड प्रूफ करना है, एंड गिव्स इट सिंपल एप्लीकेशन, और इसके सिंपल एप्लीकेशन भी बताना है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। मैं किसी पार्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो ये किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। मैं जितना पढ़ाता हूँ लगभग सभी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सिलेबस मिल जाते हैं, और ये जो सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये होगा ही। तो इसलिए हमने जो भी हम पढ़ाएंगे आपको मैं टेलीग्राम पे @union class सर्च कर लेंगे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर चले जाइए। आप वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं पूरा वहाँ पर डिटेल बुक का PDF आपको दे चुका हूँ, वो सभी टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ ए हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर मतलब हीट स्रोत बोल सकते हैं, ऊष्मा का स्रोत बोल सकते हैं, रिजर्वर या कलेक्शन बोल सकते हैं, जो कलेक्ट करके रखा है बहुत ज्यादा, या सोर्स ही बोलो अच्छा रहेगा। हीट रिजर्वर या हीट सोर्स at the absolute temperature T, so that probability for this system to be found in microstate of energy EI is proportional to the e power minus beta EI, जो हमको प्रूव करना है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो e पावर माइनस बीटा EI के प्रोपोर्शनल हो, ये हमको प्रूव करके दिखाना है, जो कि हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेट है, डिफिनीशन है। एंड आप यहाँ पर बता सकते हो वेयर बीटा क्या है हमारा डेल अपान डेल ई लॉग ओमेगा ई, या फिर बीटा बराबर 1/kT भी होता है कि हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं तीन के तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग टर्म में। तो इस प्रकार भी आ सकता है, आपको किस प्रकार करना है, इस प्रकार भी आ सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा क्या बताओगे, प्रूव दैट probability of a system existing in any one particular microstate of energy EI when in equilibrium with the heat reservoir at reservoir मतलब रिजर्व करने वाला, वो रिजर्वर नहीं है, VOIR है, इधर देखिए RESER VOIR, ER नहीं है, VOIR रिजर्वर स्रोत। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is P is equal to e power minus EI by KT अपान में समेशन ऑफ I e power minus EI by KT, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। एक्चुअली में हमें यही प्रूव आएगा ही। तो हम चलिए देख लेते हैं, चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। आपको जो करना है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेट लिखना है एंड इसका प्रूफ करके दिखाना है। जहां तक कहेगा वहां तक आपको करके छोड़ देना है। सो पहले तो आप क्वेश्चन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। इस लॉ के अनुसार मतलब पहले स्टेट दिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख लेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि व्हेन ए सिस्टम लिखेंगे, व्हेन ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यदि कोई सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्यावस्था, आप सभी जानते हो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ ए हीट रिजर्वर, हीट रिजर्वर, रिजर्वर मतलब स्रोत होता है, यदि कोई सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ ए हीट रिजर्वर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T, then the probability of दिस सिस्टम, तब ये जो इस सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी इन EI एनर्जी,
या फॉर एनर्जी ई आई के लिए जो इस सिस्टम, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e की पावर माइनस ई आई बाय के टी। मतलब इसके अनुसार ये कहा जा रहा है यदि कोई सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है और यदि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ ए हीट रिजर्वर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, तब उस सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी वो भी ए आई एनर्जी रेंज के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर माइनस ए आई बाई के टी। मतलब इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार जो ई आई एनर्जी के लिए जो प्रोबेबिलिटी पी आई होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई पावर माइनस ई आई बाई के टी होने वाली है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी, वेयर सी इज लिख लेंगे वेयर सी इक्वल टू ए कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ आई। मतलब वो आई पर डिपेंड ना करता हो, वो ऐसा कांस्टेंट सी हमने मान लिया। ठीक, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या हमने देखा, प्रूफ में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि कंसीडर ए स्मॉल सिस्टम ए, हमने कोई एक छोटा सा सिस्टम ए मान लिया इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए लार्ज हीट रिजर्वर ए प्राइम। मतलब कोई हमने लार्ज हीट रिजर्वर ए प्राइम माना जिसके साथ कोई एक स्मॉल सिस्टम ए हमने मान लिया है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। हमने कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर कोई लार्ज रिजर्वर हीट रिजर्वर ए प्राइम माना है और जिसके साथ कोई एक स्मॉल सिस्टम ए हमने लिया है। ए प्राइम इज सो लार्ज कंपेयर टू ए, मतलब जो हीट रिजर्वर है वो सिस्टम ए की अपेक्षा बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। दैट इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज बाई स्मॉल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ ए। मतलब ए प्राइम जो हीट रिजर्वर है, हीट सोर्स है, वो इतना बड़ा है कि अगर हम ए की एनर्जी में कोई चेंजिंग लाएं या टेम्परेचर में कोई चेंजिंग लाएं सिस्टम में तो वह हीट रिजर्वर के टेम्परेचर या एनर्जी पर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। मतलब बहुत ही छोटा सिस्टम हमने लिया है हीट रिजर्वर की अपेक्षा। Let energy of the system A in ith microstate is EI and energy of heat reservoir A prime is E prime. Let energy of system A is EI, हमने सिस्टम A की एनर्जी EI मान लिया एंड एनर्जी ऑफ हीट रिजर्वर ए प्राइम की एनर्जी हमने ई प्राइम मान लिया। और यदि हम टोटल एनर्जी की तब बात करें, मतलब सिस्टम की एनर्जी ई आई है और उसके साथ हमने एक हीट रिजर्वर भी रखा है जिसकी एनर्जी ई प्राइम है। तो अगर टोटल एनर्जी की बात करें, हम टोटल एनर्जी को ई टी से रिप्रेजेंट करें या ई स्टार से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई टोटल भी लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, जब दो सिस्टम हम साथ साथ रख रहे हैं थर्मल कांटेक्ट में, एक हीट रिजर्वर है और दूसरा एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम हमारा छोटा हीट रिजर्वर की अपेक्षा, तो क्या होगा, दोनों साथ साथ कंबाइंड होंगे तो दोनों की एनर्जी भी साथ साथ होगी। मतलब ई आई प्लस में ई प्राइम होगा। अगर हम ई प्राइम की वैल्यू यहां से निकाले, ई प्राइम की वैल्यू, तो ये ई आई इधर चला आएगा, मतलब ई स्टार माइनस ई आई होगा। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ये तो हमारी एनर्जी निकली, ये तो हमारा एनर्जी निकला। और यदि हम इसी के लिए एनर्जी ई प्राइम के लिए यदि हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल लें, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालें, क्या हो जाएगा, ओमेगा ई प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा ई स्टार माइनस में ई आई।
सिंस वी नो दैट जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के बराबर आती है, हम सभी जानते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए, कोई सिस्टम हमने ए माना है, सिस्टम ए इज डायरेक्टली या फिर इन एनर्जी ई आई एनर्जी में, मतलब आई टर्म के लिए एनर्जी जो है उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी सिस्टम ए की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, और टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट मतलब ओमेगा ई प्राइम, और जो आई टर्म के लिए प्रोबेबिलिटी होगी पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट मतलब ओमेगा ई प्राइम, ओमेगा ई प्राइम। ठीक, यहां पर हम सोर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम आपका बहुत छोटा है और उसमें यदि एनर्जी और टेम्परेचर में कोई चेंज करा जाए तो क्या उस सोर्स में कोई चेंजिंग आ सकती है, हीट रिजर्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहां पर देखेंगे पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा ई प्राइम, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा ई प्राइम की वैल्यू रखेंगे पी आई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ आपकी जो इच्छा है सो कांस्टेंट रख दीजिए। ओमेगा ई प्राइम है, ओमेगा ई प्राइम की वैल्यू क्या रखें, ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई, ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई, ये है हमारी पी आई की वैल्यू। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी नाउ, जिससे कि आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती है, तो इस थ्योरम में आप एक चीजें याद करोगे कि उसको जब आप एक्सपेंड करोगे तब जाकर इसकी वैल्यू आपको फाइंड हो पाएगी। नाउ एक्सपेंडिंग log ओमेगा ई प्राइम माइनस ई आई, सब कुछ यही तो है, log को एक्सपेंड करेंगे हम बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है, जैसे एफ ए प्लस एच रहता है तो क्या हो जाता है, एफ ए प्लस में एच एफ डैश ऑफ ए प्लस में एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश ऑफ ए, ऐसे होता चला जाता है। तो आप अगर एफ ए माइनस एच मिल जाए तो क्या करते हो, एफ ऑफ ए माइनस में एच एफ डैश ऑफ ए प्लस, ऐसे प्लस में होकर बाद आगे मतलब प्लस माइनस होता चला जाता है। तो यहाँ पर माइनस है, हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे लॉग ओमेगा ई प्राइम माइनस ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ ए था लॉग ओमेगा ई का प्राइम माइनस एच का मतलब इधर एच था, ये ई आई। अब एफ डैश ऑफ ए मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो आप लिख लोगे डेल अपान डेल ई लॉग ओमेगा ई प्राइम। ठीक, और यहां पर यार आप दिखा दोगे, आपने माने हो कि जो ई स्टार होगा वो ई प्राइम के बराबर आएगा। ऐसा क्यों, ई स्टार ई प्राइम के बराबर क्यों आएगा, क्योंकि ई आई हमारी जो एनर्जी है वो सिस्टम की एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी बहुत छोटी है सोर्स की अपेक्षा। तो सोर्स जब मान लो 1000 जूल हो गया और इसकी एनर्जी 1 जूल, तो 1001 जूल में और 1000 जूल में कुछ अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है।
तो वो ई प्राइम ई स्टार के बराबर आ जाएगा। तो ई स्टार हमारा ई प्राइम के बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो लॉग ओमेगा ई के प्राइम माइनस में ई आई डेल अपान डेल ई प्राइम लॉग ओमेगा ई का प्राइम। ठीक, तो इसके स्थान पे आप बीटा लिख सकते हो। एंड ये जो हाइयर टर्म नहीं लिखा गया तो यहां पर लिख लेंगे एंड निगलेक्टिंग हाइयर टर्म निगलेक्ट कर दिया गया क्योंकि हाइयर टर्म छोटा होता चला जाएगा। एच स्क्वायर बाई 2 एच क्यूब बाई 3 ऐसे होता जितने ज्यादा डिफरेंशिएशन करोगे आपका टर्म छोटा होता चला जाएगा। दो बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, 4 बार डिफरेंशिएशन होगा, टर्म छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने निगलेक्ट कर दिया। तो ये क्या होता है हमारा बीटा की वैल्यू आती है, ये बीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बीटा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा वेयर बीटा इज इक्वल टू इतना, क्वेश्चन में भी दिया जा रहा था। तो ये बीटा की वैल्यू आती है। तो आप लिखो क्या लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल टू लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस में ये बीटा हो गया तो बीटा ई आई। बोले यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बीटा ई आई इधर है, अब देखो इसको एक तरफ कर लो जो ओमेगा वाला टर्म है, तो बीटा ई आई उधर रहने दीजिए, इसको एक तरफ कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस में ई आई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा लॉग ओमेगा ई स्टार इक्वल टू में इधर क्या बचा माइनस में बीटा ई आई। यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला लगेंगे। लॉग ए माइनस लॉग बी होता क्या है लॉग ए अपान बी, क्या लगाओगे लॉग ए अपान बी, मतलब ओमेगा ई स्टार माइनस में ई आई डिवाइड बाई ओमेगा ई स्टार इज इक्वल टू माइनस में बीटा ई आई। इधर लॉग है, अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज वैल्यू रहेगी ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई डिवाइड बाई ओमेगा ई स्टार, ओमेगा ई स्टार इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए की पावर माइनस बीटा ई आई। यही तो होता है। अगर log बेस ई y बराबर x दिया रहे तो क्या करते हो y बराबर e की पावर x कर देते हो, या फिर से इसका log ले लो, वही मिल जाएगा। इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा x इंटू log e, log e की वैल्यू 1 होती है तो x बराबर log y मिला। तो वही समझ में आया, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर अगर रखेंगे तो log बेस e, ये देखिएगा log बेस e y बराबर x था तो e की पावर x हो गया, y हमारा बचा रह गया। ठीक, अगर log लिखा जाए बेस में e ना लिखा जाए तो आप समझिए बेस में e ही है। किताबों में कहीं ln लिखा रहता है नेचुरल log। और अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि log बेस 10 जब लिखा रहे तब 10 दिखाते हैं, e नहीं दिखाते, आप log ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझ में आया। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ओमेगा ई स्टार माइनस में ई आई इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा ई स्टार इंटू में ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये कैपिटल ई आई है। आप चाहे स्मॉल मानो ई मानो चाहे कैपिटल ई मानो, हमने शुरुआत से कैपिटल माना इसलिए कैपिटल ई आई रख रहे हैं। तो ये क्या है हमारा एक कांस्टेंट टर्म ई स्टार, स्टार में क्या हमारा कांस्टेंट है टोटल एनर्जी, तो ये आई पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस ओमेगा ई स्टार, क्योंकि ये भी इसमें भी आई टर्म है, ये भी आई टर्म है, ये इस पे आई टर्म नहीं है, स्टार है, आई टर्म आई पे डिपेंड नहीं करेगा। ओमेगा स्टार इज कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आई, सो इसकी जगह हम बीटा मान लेते हैं। बीटा माने है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बीटा माने, बीटा प्राइम मान लो या बी मानो बी प्राइम मान लो, जो भी इच्छा करें आप। ई स्टार माइनस में ई आई
इक्वल टू इसकी वैल्यू मान लो बी प्राइम एक पावर माइनस बीटा ई आई, बी प्राइम मान लो ठीक रहेगा, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहां से आप देख सकते हो इसकी वैल्यू यहां से आपने निकाल ली, इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग, अब ये वैल्यू उठा के ले जाकर यहां पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमने अब समझ में आया कि लॉग इतने का एक्सपेंशन क्यों किया था, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। इसकी वैल्यू हम उठा के ले जाकर इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, पी आई इज इक्वल टू बी था, बी और ये क्या है बी प्राइम इंटू इसकी जगह पर यही रख रहे हैं ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये हमारा एक कांस्टेंट है, b इंटू बी प्राइम, दोनों कांस्टेंट है, दो के दोनों कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं एक प्रकार का कांस्टेंट ही है, तो यहां पर लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट c मान लो, c इंटू ई पावर माइनस बीटा ई आई, जो कि हमें प्रूव करना था, या फिर पी आई इज प्रोपोर्शनल टू द ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक, प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखना चाहे तो बीटा की वैल्यू रख सकते हैं, बीटा बराबर 1 के टी, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई पावर माइनस ई आई बाई के टी। बीटा जब हमने 1 बाई के टी रख दिया, सिंस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के टी। नोट कर लीजिए, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आया सबको? नोट कर लिए ना? आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे कैसे हमने किया। हमने कोई एक सिस्टम ए माना, कोई सिस्टम ए प्राइम माना। ए प्राइम हमारा सिस्टम रिजर्वर था, वो कोई हीट रिजर्वर था, सोर्स था, हीट सोर्स था, बहुत बड़ा सोर्स था, जिसकी अपेक्षा जो सिस्टम था वो छोटा था, जिसकी एनर्जी ई आई, और जो रिजर्वर था उसकी एनर्जी ई प्राइम थी। और टोटल एनर्जी हमने मान लिया ई स्टार बराबर दोनों की एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों हमारे थर्मल कांटेक्ट में है। तो यहां से ई प्राइम की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ई स्टार माइनस ए आई। इसी प्रकार अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फिर टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट इसे बोल सकते हैं, इसको टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट ई प्राइम के लिए निकालेंगे तो इन दोनों के एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट के बराबर आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी से हम जानते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी के, मतलब पी आई टर्म के लिए वो प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट बी जोड़ देते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? हम यहाँ पर एक टर्म याद रखेंगे, लॉग ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाई टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या बोलता है? एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए माइनस एच एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ ए का अवकलन। तो हम इसी प्रकार इसका हम कर देंगे, तो एफ ओमेगा ई प्राइम माइनस ई आई बराबर लॉग ए है, मतलब एफ ए यहाँ पर लॉग ओमेगा ई प्राइम माइनस एच मतलब ये टर्म ई आई, एफ डैश ऑफ ए मतलब लॉग ओमेगा ई प्राइम का डिफरेंशिएशन, लॉग ओमेगा ई प्राइम का डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं ई प्राइम जो है वो ई स्टार के बराबर है, ई प्राइम इज इक्वल टू ई स्टार। क्यों? क्योंकि ई आई की वैल्यू बहुत छोटी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ सोर्स या एनर्जी ऑफ रिजर्वर। तो हम क्या बता सकते हैं, इसकी एनर्जी लगभग टोटल एनर्जी जो होगी उसी, क्योंकि एक एनर्जी मान लो 1000 जूल है रिजर्वर की, इसकी एनर्जी 1 जूल है, तो टोटल एनर्जी क्या है? 1000 लिखो चाहे 1 लिखो, चाहे 1001 लिखो, कोई अंतर आता थोड़ी है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो यहां पर आप देखेंगे, हम यहाँ पर जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा। आपको क्वेश्चन में भी दिया गया था, नहीं भी दिया गया तो आप हमेशा याद रखेंगे ओमेगा डेल अपान डेल ई प्राइम लॉग ओमेगा ई प्राइम की वैल्यू बीटा होती है, हमने प्रूव भी कराया इसको। तो आप क्या कर सकते हो, ओमेगा टर्म को एक तरफ कर लोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपान बी लिख लोगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लोगे तो ई पावर माइनस बीटा ये आई हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ये क्या है, आई पर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो ये हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हम बीटा या बी प्राइम मान ले, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा।
हम बी प्राइम मान लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसकी वैल्यू निकल आई, उसकी वैल्यू लेकर आकर ये इसकी जगह पर रख दिए, बी तो था ही हमारा, तो क्या हो गया बी, और ये वैल्यू उठा के ऐसे देखिए ये यहाँ पर ले आए, तो ये क्या हो गया बी प्राइम एक पावर माइनस बीटा। ये दोनों कांस्टेंट है तो उसकी जगह पर हम कांस्टेंट सी रख सकते हैं। अब इतना वैल्यू आप लिख सकते हो, ये जब पहला क्वेश्चन पूछे तो इतना तक आप लोग जो पहला क्वेश्चन भी देखे, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में इतना प्रूफ नहीं करना था। आप देखिए वहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ दूसरा प्रूफ करना था, मतलब आप सी की वैल्यू निकालोगे वहाँ पर रखोगे तब आपका आएगा, और आपका एप्लीकेशन भी दिखाना था, तो एप्लीकेशन हम दिखा रहे हैं, पहले सी की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। यहाँ तक तो नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो चीज़ ध्यान में देंगे, लिखेंगे दिस फॉर ए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए बताते हैं जो प्रोबेबिलिटी आती है, या फिर आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, उसका सम जो होता है टोटल सम वो 1 के बराबर आता है, मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 के बराबर। आप सभी जानते हो ना, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे हाफ प्लस हाफ 1। आप डाइस लिए हैं, उसको आप डाइस मतलब आप पासा लिए हो, उसको आप टॉस कीजिए। टॉस करने के बाद क्या होगा, ऊपर अपर मोस्ट में मान लीजिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, सभी की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6, टोटल ऐड करेंगे तो 6/6 मतलब 1। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी, समेशन ऑफ जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी पी आई, ये चीज समझेंगे, ठीक, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे सो ऑन, पी आई जो समेशन ऑफ आई पी आई होगा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई, पी आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे सी ई पावर माइनस बीटा ई आई, सी इंटू, क्योंकि पी आई वैल्यू वही तो निकली है ई पावर माइनस बीटा आई, और बाकी सब प्रोपोर्शनल में है, बीटा ई आई इज इक्वल टू 1, या फिर सी हमारा कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1, या फिर हम यहाँ पर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या मिला 1 समेशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 3 तक तो आपने बनाया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए। जब इक्वेशन नंबर, अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए ना कहा जाए तो यहीं तक आप प्रूफ कर देंगे। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन और थोड़ा सॉल्व करने, सी की वैल्यू भी निकालने हैं। सी की वैल्यू वहां ले जाकर रखेंगे कि पी आई की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकलेगी ई पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई, ये अपान में था तो समेशन ऑफ आई ई पावर माइनस बीटा ई आई, यही तो प्रूफ करना था आपको, ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक, क्लियर हुआ। अब हम इसका एप्लीकेशन भी निकालना था, इसका एप्लीकेशन भी दिखाना था, एप्लीकेशन भी दिखा देंगे, उसके बाद हम पार्टीशन फंक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक। एप्लीकेशन दिखाएंगे, इट इज यूज्ड, मतलब कहाँ इसका और यूज हो सकता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू मतलब क्या होता है जाता है मध्य वैल्यू, मीन वैल्यू मतलब एवरेज बता सकते हैं, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ वेरियस अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम which is in thermal contact, मतलब इसका यूज होता है यदि कोई सिस्टम थर्मल कांटेक्ट में है तो उसके अलग अलग वैल्यू निकाल, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर की एवरेज वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें x की, x बार, ये मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, या एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब भी वही होता है एवरेज वैल्यू, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आई पी आई इंटू में एक्स आई, यही तो होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, यही तो होगा। अब पी आई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, क्या हो जाएगा x बार की वैल्यू जो आ जाएगी, तो पी आई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स आई तो था ही हमारा एक्स आई
ई की पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये नोट कर लीजिए, समझ में आया। अगर बीटा की वैल्यू रखना हो तो 1/kt ई आई बाई 1/kt, ठीक। या फिर आप kt के टर्म में निकालना चाहो तो एक्स आई ई पावर माइनस ई आई बाई के टी अपान में हो जाएगा ना समेशन ऑफ आई एक पावर माइनस ई आई बाई के टी। ये इसका एप्लीकेशन निकला। सो नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पार्टीशन फंक्शन की तरफ। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट सुन। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो फटाफट से, चैट सेक्शन का उपयोग करो। समझ में आ रहा है ना? मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ, काफी बच्चे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, जितने भी नए बच्चे हो, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो आप लोग अगर समझ में आ गया तो लाइक का टारगेट बढ़ाते हुए आप लोग आगे चलेंगे। और जो पुराने बच्चे हैं वो हमारी फैमिली का सदस्य बनने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा लेंगे तो हमारी फैमिली का सदस्य बन जाएंगे। तो नए बच्चे फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारी फैमिली के सदस्य बन जाइए। वाह क्या बात है, काफी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं और उनको समझ में बढ़िया बढ़िया आ रहा है। और उम्मीद करते हैं आपको इसी तरह हमेशा समझ में आया और हमेशा आप लोग दिमाग लगा के पढ़ें और लेक्चर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आपको बहुत बढ़िया से समझाया जाएगा और हर एक पॉइंट समझाएगा, डोंट वरी। तो पार्टीशन फंक्शन की तरफ चलते हैं। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? क्या आप सभी तैयार हैं पार्टीशन फंक्शन पढ़ने के लिए? हाँ या ना बोलो जल्दी। तैयार हैं? यस, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो अब हम देखते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है कि फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए लेट अस कंसीडर एन असेंबली ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल ओबेइंग क्लासिकल मैकेनिक्स। हम कोई कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर असेंबली ऑफ आइडियल गैस। हम कोई आइडियल गैस की असेंबली कंसीडर कर लेते हैं, मॉलिक्यूल ओबेइंग, जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल वो क्लासिकल स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। क्लासिकल स्टैटिक्स क्या होता है आप सभी जानते हो। लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बी सच द एनआई मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग द ith स्टेट, मतलब जो एनआई मॉलिक्यूल है वो जीआई एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देन फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम बता सकते हैं कि यदि कोई एनआई पार्टिकल मतलब आई टर्म के लिए एनआई पार्टिकल जीआई सेल में जा रहा है, मतलब जीआई कंपार्टमेंट में जा रहा है, एनर्जी सेल में जा रहा है, तो हम यहां पर बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा ith स्टेट के लिए, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर ith स्टेट के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा? फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, याद है ना सबको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कैनोनिकल वाला मत लगा देना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम एनआई की वैल्यू निकालते थे, इधर तो कैनोनिकल लॉ में तो हम पीआई की वैल्यू निकालते, प्रोबेबिलिटी। तो एनआई की वैल्यू वहां पर होती थी जब एन पार्टिकल या एनआई पार्टिकल आई कंपार्टमेंट के लिए जीआई सेल में जाता था, तो जीआई इंटू ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी हुआ करता था। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो हुआ करता था हमारा ना। अब आप चाहे ये वाला ई आई लिखो या फिर आप ये वाला ई आई लिखो, जो भी आपकी इच्छा कहे। हम तो कई बार तो उसी में बीच बीच में लिख देते हैं। तो ये हुआ करता था वहां पर एन आई इक्वल टू जी आई ई पावर माइनस अल्फा ई पावर माइनस ई आई बाई के टी। अगर नहीं पता तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जा रहा है आपको, कंप्लीट प्लेलिस्ट की आप जाकर देख लीजिएगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एनआई की वैल्यू इतनी हमने प्रूव कराई थी। ठीक, हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट ई की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू कैपिटल ए, आप मान लीजिए। तो ई पावर माइनस अल्फा कैपिटल ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एन आई इक्वल टू जी आई कैपिटल ए ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी हो जाएगा इतना। ठीक, इफ द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज n,
यदि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n हो, इफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस इज कैपिटल N, कैपिटल N हो तो कैपिटल N क्या होगा, सभी पार्टिकलों के समेशन के बराबर होगा, मतलब i ni मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन। तो वैसे हमने लिख दिया सभी के समेशन के बराबर, या आप ना समझ पाए तो ऐसे लिख सकते हैं n1 प्लस में n2 प्लस में n3 प्लस में n4 प्लस में सो ऑन ni तक। ठीक, तो ऐसे हम अगर समेशन निकालें, समेशन ऑफ i या n तक जहां तक भी निकालें n i के लिए, तो i इक्वल टू 1 से लेकर n तक आप बता सकते हैं, 1 से लेकर n तक ऐसे लिखोगे ना, टोटल समेशन के बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम इतना ना भी दिखाएं i इक्वल टू 1 से n तक, तो i इक्वल टू यहाँ पर i ही लिख सकते हैं, मतलब 7 2 3 4 5 6 आप i टर्म के लिए ले रहे हो तो i टर्म तक ही जाएंगे हम। ठीक, समझ में आया, हम इधर i टर्म तक ही जाने वाले हैं। कैपिटल N की वैल्यू, अब देखिएगा यहाँ से आप ni की वैल्यू निकाले, ni की वैल्यू यहाँ से रख दोगे, i जी आई कैपिटल A e की पावर माइनस ई आई बाई के टी होगा। a तो हमारा कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, i जी आई इंटू में e की पावर माइनस ई आई बाई के टी कैपिटल N, या फिर n बाई a हो जाएगा, ये इधर आएगा और बचेगा समेशन ऑफ i जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी। तो n बाई ए आप क्या लिखोगे, n बाई ए इसको लिखोगे z, जिसे हम बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन के नाम से जानते हैं, n बाई ए। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमने कोई कांस्टेंट a माना था, e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू। तो z इज इक्वल टू क्या बचा, समेशन ऑफ i जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाई के टी, वेयर लिख देंगे z इक्वल टू कैपिटल N बाई ए, जिसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन पार्टीशन, बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, या आप डायरेक्ट पार्टीशन फंक्शन बोल सकते हो, फंक्शन। ठीक, जो कि हमारा बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन कहलाता है। अगर यही चीज के टी के टर्म में ना लिखनी हो, बीटा के टर्म में लिखनी हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ आई जी आई इंटू ई पावर माइनस बीटा ई आई, कि बीटा की वैल्यू 1 बाई के टी होती है। यहाँ पर फिर से लिख दो, सिंस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के टी, लिखते चलो। ठीक, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे आने वाले वीडियो में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी पढ़ाएंगे। सो इसी के साथ हम 2-3 टॉपिक और है जो कि हम कवर करने के बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम अगले यूनिट पर चलेंगे। सो यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से अप्लाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।